हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपका कॉलेज अपडेट्स में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपकी जो ईवीएस जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की जो बुक है, जो कि ऑल कोर्सेज में दी गई है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप एसओएल या एनसी वेब से ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हैं तो इस बुक को मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि मैंने बताया था। तो उसके लिए मैं पहली वीडियो बनाने जा रहा हूं, यानी इसकी इकाई 1 यानी चैप्टर 1 की पर्यावरण अध्ययन का परिचय। इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण होता क्या है, इसके कितने मंडल होते हैं, कितने खंडों में इसे विभाजित किया जाता है, सारी चीज़ इसमें हम आपका क्लियर कर देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, ये चैप्टर 1 होने वाला है और चैप्टर 2 भी मैं जल्दी डिस्कस करूँगा। और अगर आप मेरी बनाई गई इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको अपनी बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सब आपको एक बार इस वीडियो को देखना और आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन की अंतर बहुशास्त्रीय प्रकृति, पर्यावरण के घटक, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। इसमें हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल क्या होते हैं और विषय क्षेत्र एवं महत्व, इनका महत्व, विषय क्षेत्र क्या क्या रहने वाले हैं, इनका विकास, सतपोषणीय विकास, ये सब इतिहास वगैरह सब रहेगा। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में ही पूरी दुनिया के समक्ष पर्यावरण की सुरक्षा की विकराल समस्या खड़ी हो गई। यही कारण है कि पर्यावरण अध्ययन एक ज्वलंत विषय के रूप में उभरा है, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा तभी संभव है जब उस विषय में जागरूकता हो। पर्यावरण का तात्पर्य है जो हमारे चारों ओर का आवरण। पर्यावरण का अर्थ उन भौतिक दशाओं तथा परिस्थितियों से है जो हमारे चारों ओर हमें आवृत किए हुए है। ये एक व्यापक संकल्पना है एवं उन सभी दशाओं को अपने में समाहित करता है जो किसी जीवधारी को उसके जीवन का है। साधारण शब्दों में पर्यावरण का तात्पर्य हमारे आसपास का वातावरण ही है। तो आप सभी को पता चली गया होगा पर्यावरण किसे कहता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण क्या है तो आप आराम से इसे चुपका देना और आपका क्वेश्चन वो हो जाएगा। इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरनर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। इस प्रकार पर्यावरण शाब्दिक अर्थ हमारे आसपास का वातावरण है जो पृथ्वी पर जीवन चक्र को संभव बनाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति। पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है। पिछले कुछ समय से इसका विकास विज्ञान के विषय के रूप में हुआ है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों के विषय समाहित है। जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र विज्ञान, भौतिकी, अभियांत्रिकी, समाज शास्त्र, स्वच्छता, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, कंप्यूटर और दर्शन शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अंग हैं। पर्यावरण सभी स्तर के जीवधारियों से मिलकर बनता है। देखिए, पहले तो हम बताए थे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण के कितने अंग हैं तो इसके टोटल अंग ये है: जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र विज्ञान, भौतिकी, अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी। इसके निम्नलिखित भाग है और हम सभी अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर है। यही कारण है कि पर्यावरणीय मुद्दे जैसे ग्लोबल वार्मिंग से तो आप सभी को पता ही होगा कि जो जिस तरीके से हमारी ग्लोबल वार्मिंग यानी हमारा टेम्परेचर जिस तरीके से वातावरण का बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, यानी हरित गृह प्रभाव। ओजोन परत की कमी, घटते जंगल, ऊर्जा संसाधनों का ह्रास, वैश्विक जैव विविधता का नुकसान आदि से हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण अध्ययन जल, वायु, भूमि, मिट्टी और जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। यह हमें सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के मानक स्थापित करने में मदद करता है। यह अन्य मुद्दे जैसे स्वच्छ पेयजल
यानी पीने योग्य पानी, रहने की आदर्श स्थिति, स्वच्छ एवं ताज़ी हवा, उर्वर भूमि और विकास आदि के विषय में जागरूकता उत्पन्न कराता है। वास्तव में हमारा पर्यावरण कई अलग अलग वातावरण से बना है, जिसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और सांस्कृतिक वातावरण शामिल है। यही कारण है कि पर्यावरण एक जटिल संरचना है। पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान, भूविज्ञान, राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विषयों का एक अंतरानुशासनिक संयोग है जो प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों के प्रभावों का अध्ययन करता है। यह विषय अध्येताओं को पर्यावरण संबंधी मुद्दों की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। जैसे यदि हम वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण के अभिक्रिया एवं उनकी प्रकृति रसायन विज्ञान तथा रासायनिक अभियांत्रिकी, केमिकल इंजीनियरिंग के विषय है। मानवों तथा अन्य जीवों पर वायु प्रदूषणों के प्रभाव अध्ययन जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। पदार्थों व वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। मौसम पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन मौसम विज्ञान, भूगोल तथा ऊष्मा गतिकी विषय के अंतर्गत किया जाता है। वायु प्रदूषण से निपटने वाले यंत्रों का अध्ययन भौतिक, अभियांत्रिक तथा रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वायु प्रदूषण के इतिहास का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। वायु प्रदूषण के आर्थिक तथा सामाजिक दुष्प्रभावों का अध्ययन क्रमशः अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र में किया जाता है। वायु प्रदूषण से निपटने की नीतियों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नीचे दिए गए एक डायग्राम, एक ग्राफ के माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति को समझा जा सकता है। देखिए डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को आप देख सकते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं एसओएल या एनसीएफ के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण। अब देखिए बात करते हैं अर्थशास्त्र और पर्यावरण कैसे एक साथ इनका सहयोग मिलता है। आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संतुलन एक साथ संभव नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है। उच्च आर्थिक विकास हासिल करने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा, अगर हमें पेपर भी चाहिए, कहीं ना कहीं हम जंगलों को कम करते जा रहे हैं। अगर हमें विकास या अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर हम कहीं डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी भूमि को घेरना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमें जंगलों को साफ करना पड़ रहा है। पर्यावरण संतुलन तभी संभव है जब संसाधनों का कम से कम दोहन हो तथा कम से कम प्रदूषण हो। यही कारण है कि समय के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ग्रीन इकोनॉमी, कार्बन कॉस्ट, कार्बन फुटप्रिंट आदि जैसे विचार तेजी से फैले हैं। पूरी दुनिया में आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संतुलन के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा न्यूनतम प्रदूषण स्तर को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण। अब देखिए हम पर्यावरण के प्रदूषण नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों का प्रदूषण को बढ़ावा देती है। प्रदूषण के दुष्प्रभाव पर्यावरण के साथ साथ जीवधारियों पर भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण कई गंभीर बीमारियां होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार केवल वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में 7 मिलियन लोगों की प्रति वर्ष मृत्यु हो जाती है, जिसमें से 1.2 मिलियन 12 लाख मौतें केवल भारत में होती है। आप सोच सकते हो कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। संसाधनों का संरक्षण। पर्यावरण हमारी सभी मूलभूत ज़रूरतों के संसाधनों की पूर्ति करता है, जैसे वायु, जल, खनिज, आवास, भोजन आदि। प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधनों का भरपाई तो प्रकृति द्वारा हो जाती है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधनों का भरपाई नहीं हो पाती। आजकल के अनवीकरणीय संसाधनों का अंधाधुंध दोहन तथा उससे होने वाला प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबक बन चुका है। अगर वर्तमान गति से इन अनवीकरणीय संसाधनों का दोहन जारी रहा तो निकट भविष्य में ये संसाधन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। अंत इनका इष्टतम उपयोग अनिवार्य
करना हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण तथा रसायन विज्ञान। पर्यावरण तथा रसायन विज्ञान के बीच के संबंध को पर्यावरणीय रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत पदार्थों का पर्यावरण, रसायनों को रासायनिक प्रदूषणों आदि के बीच अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरणीय रसायन शास्त्र एक प्रमुख चुनौती है। प्राकृतिक वातावरण में चुनिंदा प्रदूषकों की धारणीय सीमा का निर्धारण, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये तीनों विषय पर्यावरण अध्ययन के घटक है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन्हीं तीन घटकों के विषय में जागरूकता फैलाना तथा अध्ययन करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन अत्यंत बहुशास्त्रीय समन्वय जिसने हमारे पर्यावरण और उसकी सुरक्षा के लिए विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया। दुनिया जिस गति से विकास कर रही है उससे दोगुनी गति से दुनिया के ख़त्म होने का खतरा भी मंडराता जा रहा है। इसलिए समय रहते आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। इसके लिए पूरी दुनिया में पर्यावरण विशेषज्ञों की मांग बढ़ी है। पर्यावरण अध्ययन के अन्य घटक विषयों की विशेषज्ञता से पर्यावरण अध्ययन की समझ को विस्तार होता है। पर्यावरण के घटक कंपाउंड्स एवं एनवायरनमेंट कंपाउंड्स एनवायरनमेंट। पर्यावरण की मूलभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है: भौतिक पर्यावरण, स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण। और जैविक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं? वनस्पति पर्यावरण, जंतु पर्यावरण। सामान्यतः पर्यावरण के 4 घटक माने जाते हैं: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। वायुमंडल की संरचना अब इसमें पढ़ेंगे। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की जो परत, जो हमारे गैस की जो अवधारणा बनी उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल द्रव्यमान लगभग 5=10⁻18 किलोग्राम है और इसका लगभग 75 भाग पृथ्वी की 10 किलोमीटर ऊंचाई तक ही सीमित है। इसे सौरमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव तथा अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें पौधे, प्रकाश संश्लेषण, हरित गृह प्रभाव तथा जीव एवं वनस्पतियों के जीवित रहने के लिए एक अनिवार्य स्रोत है। जमीन से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है। जमीन से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कर्मन रेखा मानी जाती है। यह रेखा वायुमंडल को वहाँ आंतरिक से अलग करती है। जमीन से शुरू होने वाली सौरमंडल की मोटाई 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। सौरमंडल ध्रुवों का पतला लगभग 8 किलोमीटर की मोटाई तक। भूमंडलीय रेखा सबसे अधिक मोटा लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। सामान्यतः इससे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन और 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड 0.031% पाया जाता है। इनके अलावा जल वाष्प तथा अन्य गैसों का भी सांद्रण सौरमंडल में होता है। सौरमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी प्रति किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 सेल्सियस की दर से होता है। ऊंचाई बढ़ने का तापमान के घटने की इस प्रक्रिया को पर्यावरणीय ह्रास दर, इन्वायरमेंट लैप्स रेट कहते हैं। ध्रुवों पर सौरमंडल का तापमान -55 सेल्सियस 55 सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। वायुमंडल की दूसरी परत को समताप मंडल कहते हैं। यह सौरमंडल के समीप समाप्ति बिंदु से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल का यह स्तर लगातार तेज़ हवाओं के साथ बिल्कुल साफ रहता है। जेट जहाज तथा वायुयान समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। समताप मंडल में पहले 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है, लेकिन उससे बाद में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। इसी समताप मंडल में 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं।
अभी आपका कितना रह गया है? अभी काफ़ी लंबा चैप्टर रह गया है, तो मैं इसका इसी फर्स्ट पार्ट का दूसरी वीडियो मैं कल बना दूंगा। तो आज के लिए मैं वीडियो नहीं रखूँगा। और हाँ, अगर मैं इसको तभी कंटिन्यू करूँगा जब आप इस वीडियो को अगर 100 स्टूडेंट भी इससे अगर देखता है तो ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। तो मैं आज के लिए वीडियो नहीं रखूँगा कि ओजोन मंडल तक, और इससे आगे की वीडियो मैं कल बनाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप एसएसएल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो। थैंक यू।